वेक्टर एनालिसिस का जो अगला लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम आज स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। इसमें इसके पहले प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने जो है वो समाप्त किया था पिछले लेक्चर में, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में हम कुछ इक्वेशन देखेंगे, जैसे एक तो सिमेट्रिकल फॉर्म और एक नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म। नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन, तो पहले हम लोग सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन देखते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए अगर एक पॉइंट दिया हो और साथ में उसके पैरेलल, लाइन के पैरेलल अगर एक वेक्टर पता हो, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में होती है। तो इसमें भी दो इक्वेशन है, एक पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पहले हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, तो मान लेते हैं कि एक लाइन है जो पॉइंट ए से पास कर रही है और ये लाइन जो है वो एक वेक्टर बी के पैरेलल है। तो मानते हैं लेट द लाइन passes through point A and parallel to vector B and P be any general point on the line। तो कभी भी जिसका भी इक्वेशन निकालना उस पे जनरल पॉइंट चाहिए। और वेक्टर फॉर्म में हम बताया कि प्लेन में भी कि अगर किसी भी पॉइंट का जनरल पॉइंट हमें निकालना है तो उस जनरल पॉइंट हमेशा उसी पे लिया जाए। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जनरल पॉइंट P है। अब देखो जो हमारा वेक्टर AP है वो B के पैरेलल होगा, क्योंकि जो वेक्टर B है वो पैरेलल है लाइन के। और अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इंप्लाई करेगा कि एक हमें T मिलेगा, स्केलर मिलेगा। मतलब अगर दो वेक्टर A और B पैरेलल हैं तो A बराबर लैम्डा B होता है, जहाँ लैम्डा एक स्केलर है, यहाँ पे स्केलर हम T ले रहे हैं। और AP का मतलब समझ ही रहे हो, OP माइनस OA इज इक्वल टू TB। और OP का मतलब R माइनस A इज इक्वल टू TB हो गया, और R बराबर A प्लस TB हो गया। तो हमारा उस इक्वेशन मतलब पैरामीट्रिक है, T एक पैरामीटर है। तो इसका मतलब T की कई वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि T कोई भी पैरामीटर हो सकता है। तो T की वैल्यू जब चेंज होगी, तो जैसे A प्लस TB इस लाइन के जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। A प्लस TB एक जनरल पॉइंट है, क्योंकि R क्या है, जनरल पॉइंट है। तो इसका मतलब R का कोऑर्डिनेट है A प्लस TB एक पॉइंट है। चूंकि T पैरामीटर है, T की वैल्यू बदलेगी तो ये लाइन के हर पॉइंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और T एक पैरामीटर है, इसीलिए इस इक्वेशन को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, पहले पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। मतलब देखो लाइन को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सिमेट्रिकल, नॉन सिमेट्रिकल। हम सिमेट्रिकल केस पढ़ रहे हैं। सिमेट्रिकल केस में भी दो केसेस हैं, एक पैरामीट्रिक और एक नॉन पैरामीट्रिक। और यही चीज हम जो है नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन में भी देखते हैं। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन में अगर एक पॉइंट दिया हो और एक लाइन के पैरेलल एक वेक्टर पता हो, तो उस लाइन का इक्वेशन R बराबर A प्लस TB होता है। और ये पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन है। दूसरा नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो नॉन पैरामीट्रिक कहने का ये मतलब है कि इसमें से पैरामीटर T को एलिमिनेट कर दिया जाए।
तो कैसे एलिमिनेट करेंगे बताओ? r माइनस a का ले रहे हैं और b के से क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो b क्रॉस b 0 हो जाएगा। ये हमारा नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा। ये उस केस में लाइन का इक्वेशन है जब हमें एक पॉइंट दिया हो और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर दिया हो, और ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब अगर हमारे पास किसी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना चाहें, तो हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी चेंज कर सकते हैं। तो तीसरा है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में कुछ नहीं करना, r बराबर जनरल इक्वेशन है, r की जगह हम x y z रख देते हैं। b लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है, इसको हम एलिमेंट कहते हैं, यानी लाइन का क्योंकि पैरेलल वेक्टर है तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा। और एक पॉइंट a दिया गया है, तो a हमारा अल्फा बीटा गामा है। और इस इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम रख दें और a को एक साइड कर दें, तो हमारा हो जाएगा x y z माइनस अल्फा बीटा गामा बराबर में t एलिमेंट। दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो x माइनस अल्फा बराबर tm होगा, y माइनस बीटा बराबर tm होगा, z माइनस गामा बराबर tm होगा। इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा अपान l, y माइनस बीटा अपान n, z माइनस गामा अपान n, और ये सभी t के बराबर है। तो लिखो या ना लिखो, यानी ये तीनों आपस में बराबर हो गए। यहाँ से x माइनस अल्फा अपान n t के बराबर है, y माइनस बीटा अपान t के बराबर है, z माइनस गामा अपान n t के बराबर है। तो जब सब t के बराबर है तो ये आपस में बराबर हो गया। और ये जो हमारा इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां उस लाइन का इक्वेशन है जो अल्फा बीटा गामा से पास करे और एलिमेंट लाइन का डायरेक्शन रेशियो हो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अगर हमें इसी लाइन को वेक्टर फॉर्म में बदलना है तो बहुत सिंपली हम बदल देते हैं। r बराबर यहाँ अल्फा बीटा गामा को गामा करके लिख देते हैं और प्लस में t लगा देते हैं, जो नीचे लिखा है उसको गामा करके लिख देंगे, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा r बराबर a प्लस tb। इसका मतलब अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाइन का इक्वेशन दिया गया है तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा उस लाइन का इक्वेशन है, उस लाइन का इक्वेशन है जो सिमेट्रिकल फॉर्म में हो, पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक और कार्टेशियन फॉर्म हमने देखा, लेकिन उस लाइन का इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास करे और एक दिए गए वेक्टर के पैरेलल। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरामेट्रिक फॉर्म ही क्यों पढ़ रहे हैं इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो दिए गए पॉइंट के अगर पैरेलल है तब हम क्या करेंगे, तो देखो मान लेते हैं एक लाइन है, ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो मान लेते हैं जो लाइन है वो ए और बी दो पॉइंट से पास करता है। एक जनरल पॉइंट हम ले लेते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, तो पी कहीं जनरल पॉइंट ले लेते हैं, पी आर एक जनरल पॉइंट है। तो अगर ये जनरल पॉइंट है तो हमें ये पता है ए बी एक वेक्टर होगा, ए पी एक वेक्टर होगा, तो ए पी जो वेक्टर हमारा है वो वेक्टर ए बी के पैरेलल होगा या वो लीनियर होगा, और ए पी और ए बी अगर पैरेलल है तब ए पी को लिख सकते हैं टी ए बी, और ए पी का मतलब होता है आर माइनस ए और टी बी माइनस ए हो जाएगा, और इसलिए आर बराबर ए प्लस टी बी माइनस ए हो जाएगा। ये उस लाइन का इक्वेशन है जो दो पॉइंट से पास करे, पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो लाइन AB है वो AB के भी पैरेलल है और जो लाइन BP है वो भी AB के पैरेलल है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा BP लाइन है वो भी AB के पैरेलल है। तो अगर ये भी AB के पैरेलल है तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R बराबर B प्लस T B माइनस A हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि चाहे यहाँ पे A वाला पॉइंट ले लो या B वाला पॉइंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। और पैरामेट्रिक फॉर्म है क्योंकि एक पैरामीटर इसमें लगा हुआ है। इसी तरीके से
हम नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर इसी को नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में लेना है तो r माइनस ए क्रॉस b माइनस ए बराबर 0, ये नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म है, ये नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो इसका मतलब नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया। ऐसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करेंगे बताओ? कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखना है तो a बराबर हम पॉइंट एक ले लेते हैं x1 y1 z1 और b बराबर एक पॉइंट ले लेते हैं x2 y2 और z2। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, समीकरण नंबर 1 से r की जगह x y z रख सकते हैं। x y z माइनस x1 y1 z1 बराबर t x2 y2 z2 माइनस x1 y1 z1। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान और z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तो ये हमारा उस लाइन का इक्वेशन है जो 2 पॉइंट से क्या करे, पास करे। तो 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन हो गया और 1 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अब इससे एक सिंपल सा हम क्वेश्चन कर लेते और उसके बाद सिमेट्रिकल फॉर्म के बाद हम लोग नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point 2 minus 2 2 and parallel to line joining the points 1 2 3 and 2 3 4। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में देखो, अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, एक पॉइंट तो दिया गया है, यानी पॉइंट जिस पॉइंट से पास करे उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2 - 2 और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया जिससे लाइन पास कर रहा इसके पैरेलल है। यहाँ पे ये तुम्हारा 1 2 3 है और ये 2 3 4 है। तो इसके अगर पैरेलल है तो इसके पैरेलल होने का मतलब हो गया तो जो तुम्हारा वेक्टर b है इसमें से इसको माइनस कर लो तो एक वेक्टर मिल जाएगा। तो आ जाएगा 1 1 1 घटा 2 - 1 3 - 2 4 - 3 1 1 1 हो गया। और इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, r बराबर a प्लस e। तो r बराबर a प्लस e हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा r इज इक्वल टू a का मतलब हो गया 2 माइनस 2 प्लस t 1 1 1। चाहो तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदलना है तो r की जगह x y z रख देते हैं। आ जाएगा तुम्हारा यहाँ रख के सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 अपान 1 y प्लस 2 अपान 1 z माइनस 2 अपान। r की जगह x y z रख दो, इसको इधर करके कंपेयर कर लो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। तो इस तरह ये अगर हमें एक पॉइंट दिया हो और एक वेक्टर दिया हो जिसकी पैरेलल लाइन दिया गया है तो उस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो r बराबर a प्लस t उस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे हम सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन भी देख लें तो उसके बाद क्वेश्चन इससे हम करेंगे। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कि नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन। तो नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन हम लोग कैसे निकालेंगे,
जब किसी भी लाइन का इक्वेशन दो प्लेन के रूप में दिया हो, यहाँ पे एक चीज जानो कि अगर दो प्लेन एक दूसरे को, जैसे एक प्लेन ये है, एक प्लेन मान लो ये है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, या जैसे दो दीवार है और उनको अगर हम इंटरसेक्ट कराते हैं बीच में लाइन दिखती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दो प्लेन हैं उनका इंटरसेक्शन एक लाइन होता है। तो इसका मतलब अगर हम दो प्लेन एक साथ लिखें तो दोनों जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं और उस लाइन को हम लोग नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन in non-symmetrical form is given by r dot n1 plus d1 बराबर 0, r dot n2 plus d2 बराबर 0। ये दोनों लाइन मतलब दो प्लेन अगर एक साथ लिखे जाएं तो एक लाइन रिप्रेजेंट करता है और इस लाइन को हम नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन कहते हैं। तो जो नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन है इसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म में भी नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई भी लाइन नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया है तो उसको हम सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। तो ये हमारा हेडिंग है रिडक्शन ऑफ ए नॉन symmetrical form of line into symmetrical form। अब नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिकल में बदलना है तो दो तरीके हो सकते हैं। हम इसको जो है नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल दें और एक पैरामेट्रिक में बदल दें। तो देखो पहले हम इसको नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में आप किसी भी लाइन का इक्वेशन अगर हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलना है तो एक पॉइंट पता होना चाहिए और एक वेक्टर जो लाइन के पैरेलल। अब यहाँ पे देखो n1 क्या है बताओ, प्लेन का नॉर्मल है, n2 क्या है, प्लेन का नॉर्मल है। अब जैसे मान लो अगर हमारे पास दो प्लेन दिए गए हैं, एक प्लेन वो वाली दीवार एक ये, तो अगर दो प्लेन हैं इसका नॉर्मल बाहर की तरफ उसका नॉर्मल भी बाहर की तरफ काम करेगा। जो n1 और n2 होगा उनका क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसा वेक्टर होगा जो n1 पे भी परपेंडिकुलर होगा और n2 पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो वैसे होगा जो लाइन के पैरेलल होगा। दो दीवारें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो वो कोना बना रहता है वही लाइन होती है। इस प्लेन का नॉर्मल बाहर की तरफ, इस प्लेन का नॉर्मल बाहर की तरफ, दोनों का नॉर्मल बाहर की तरफ है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे होगा जो लाइन के पैरेलल होगा। मतलब n1 क्रॉस n2 इज ए वेक्टर पैरेलल टू लाइन और इसलिए जो हमारा b हो गया वो n1 क्रॉस n2 हो गया। तो b तो पता चल गया। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें पता होता r माइनस a क्रॉस b बराबर 0। मान लेते हैं लाइन a पॉइंट से पास कर रहा है, लेट लाइन 1 passes to point a। अगर पॉइंट a से लाइन a पास कर रहा है तो लाइन का मतलब दोनों प्लेन, तो दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन होता है। इसका मतलब जो पॉइंट a होगा वो इस प्लेन पर भी होगा, इस प्लेन पर भी होगा और इसलिए पॉइंट इन दोनों को सेटिस्फाई कर देगा और इसलिए हो जाएगा तुम्हारा a डॉट n1 प्लस d1 बराबर 0 एंड a डॉट n2 प्लस d2 बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन होता है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म में जो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा r माइनस a क्रॉस b बराबर 0। b तो हमें पहले से ही पता है, r माइनस a क्रॉस n1 क्रॉस n2 बराबर 0
क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं तो आ जाएगा r क्रॉस n1 क्रॉस n2 बराबर a क्रॉस n1 क्रॉस n2, a क्रॉस b क्रॉस c का फार्मूला लगा देते, a डॉट c भी हो जाता है माइनस a डॉट n1 और n2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 2 से a डॉट n1 की वैल्यू माइनस d1, समी a डॉट n2 की वैल्यू माइनस d2 यहाँ रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा a डॉट n1 की जगह माइनस आएगा तो पहले हो जाएगा d1 n2 माइनस d2 n1 और ये तुम्हारा हो जाएगा r क्रॉस n1 क्रॉस n2। तो ये हमारा उस लाइन का इक्वेशन है जो सिमेट्रिकल फॉर्म है, लेकिन कौन सा फॉर्म है? नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म। कैसे एक बार देखो, किसी भी नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन दिया है, यानी दो प्लेन दिए गए हैं, उस प्लेन की सहायता से यानी दोनों प्लेन एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी सहायता से अगर हम उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलेंगे तो सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक वेक्टर, तो वेक्टर b हमेशा n1 क्रॉस n2 होगा, जहां n1 और n2 जो है वो प्लेन का नॉर्मल है। हमें बस पॉइंट a चाहिए, तो a पॉइंट चूंकि लाइन पर है तो दोनों प्लेन चूंकि एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पॉइंट दोनों प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। और फिर जो इक्वेशन ऑफ लाइन नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म का होगा r - a क्रॉस b बराबर 0, r - a क्रॉस b बराबर 0, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद a क्रॉस b क्रॉस c का यहाँ फार्मूला लगा दिए। क्योंकि a की वैल्यू हमें पता नहीं है तो a को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि d1 d2 हमें प्लेन में पहले से दिया गया है। तो a डॉट n1 और a डॉट n2 का मान निकाल के यहाँ रख देंगे, जो हमारा इक्वेशन होगा ये नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन होगा। अब इसी को अगर हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में बदलना है, दूसरा पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में भी हमें क्या b तो वही है भाई, मेन चीज क्या है? अब हमें a चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो इसके कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका तो हम बता रहे हैं, बाकी तीन तरीके से हम पॉइंट a को निकाल सकते हैं। तो पहला जो तरीका है, देखो क्योंकि पॉइंट a लाइन पर है, सेम चीज है, इतना तो सेम रहेगा, n1 क्रॉस n2 का जो वैल्यू b है, a की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है a डॉट n1 प्लस d1 बराबर 0 एंड a डॉट n2 प्लस d2 बराबर 0। अब यहाँ एक चीज ध्यान दो, n1 पता है, d1 पता है, n2 पता है, d2 पता है। a की जो वैल्यू है, a में कितने पैरामीटर हैं ये बताओ? a में हमारे पास 3 पैरामीटर होते हैं। जैसे मान लो a अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा जब करेंगे तो ये जो इक्वेशन मिलेगा इसमें 3 अननोन मिलेंगे। जैसे मान लो a बराबर अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे 3 अननोन्स है, लेकिन हमारे पास 2 ही इक्वेशन। तो जब 2 ही इक्वेशन है तो हम 3 अननोन तो फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए हम ये मानते हैं कि जो हमारा पॉइंट A है वो किसी और एक तीसरे प्लेन पे लाई करता है। तो हम मान लेते हैं ले पॉइंट A लाइज ऑन जेड प्लेन। जेड प्लेन का मतलब हो गया xy प्लेन। xy प्लेन पे अगर अलाइन करेगा तो xy प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? z बराबर 0, या इसी को हम कहते हैं r डॉट a कैप बराबर 0। r का मतलब हो गया तुम्हारा a डॉट a कैप 0, और जब a की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो गामा बराबर 0 हो जाएगा। तो गामा 0 हो गया। अब गामा को हमें पता चल गया, अल्फा बीटा और चाहिए, अल्फा बीटा का मान इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन a डॉट n1 प्लस d1 बराबर 0 एंड a डॉट n2 प्लस d2 बराबर 0, we get the value of अल्फा बीटा। अल्फा बीटा पता चल जाएगा, गामा पहले से पता है तो पॉइंट a पता चल जाएगा, therefore we get पॉइंट a। जब पॉइंट a पता चल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? therefore इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन का इक्वेशन r बराबर a प्लस tb हो जाएगा, जहां a तुम्हें पता चल गया है b n1 क्रॉस n2 है, और ये जो हमारा इक्वेशन होगा वो पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन दिया गया है,
तो उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं, इस नियम से हम उसको चेंज कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन भी हम करेंगे। क्वेश्चन जब इस पे हम करेंगे और इस पे एक और फार्मूला हम निकाल लें, इसके बाद इस पे क्वेश्चन एक करें। तो सबसे पहले हमारा ये है कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। अगर लाइन हमारा सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया तो लेट r बराबर a प्लस tb be the equation of line and p be any point। तो ये हमारा लाइन हो गया जो पॉइंट ए से पास कर रहा है और ये b के पैरेलल वेक्टर हो गया। पॉइंट P है जिससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी n हमें फाइंड करना है। इसके पैरेलल वेक्टर हमें पहले से पता है। हमें Pn चाहिए तो Pn तो हम निकाल लेंगे। Pn निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं। तो अगर हम Pn निकालना है तो An पता कर ले। Ap तो हमें पहले से पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से Pn बराबर √AP² माइनस An² हो जाएगा। तो सबसे पहले हम An निकालें कैसे। An क्या है, An बराबर प्रोजेक्शन ऑफ AP इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर B। वेक्टर B के डायरेक्शन में तो किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालते तरीका बताएं। वेक्टर जिसकी दिशा में निकालते हैं यूनिट वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा P माइनस A डॉट B कैप। तो An पता चल गया। AP हमें पहले से पता है क्योंकि AP बराबर क्या है बताओ, वेक्टर AP। AP बराबर वेक्टर AP का मॉड हो जाएगा और जो मॉड P माइनस A हो जाएगा। और इसलिए इन ट्रायंगल APN Pn बराबर हो जाएगा √AP² माइनस Pn²। अब AP का मतलब समझ ही रहे हो, मॉड P माइनस A² माइनस Pn हमें पता है An है, तो An का वैल्यू पता है P माइनस A डॉट B कैप और इसका स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया Pn। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस Pn को निकालना है तो An पता होगा। An तो प्रोजेक्शन है तो An निकल जाएगा। AP हमें पहले से ही पता है। और एक ये पहला तरीका है, और किसी तरीके से भी हम Pn निकाल सकते हैं। तो Pn निकालने के लिए हम वेक्टर Pn निकाल लें। तो चलो सेकंड मेथड में हम इसी पे कर दे रहे हैं। दूसरा मेथड है सेकंड मेथड देखो। इस वेक्टर में Pn, तो जो हमारा वेक्टर Pn है वो कैसे निकालोगे, तो Pa प्लस An, ठीक है। तो Pa हमें पहले से ही पता है, अब प्लस An का मतलब हो गया वेक्टर An इंटू B कैप। हमें पता होता है कि An कैप बराबर वेक्टर An अपान मॉड An। तो वेक्टर An का मतलब B कैप हो गया, An वेक्टर हो गया अपान इसका मॉड An को हम सिंपली An कह दे रहे हैं। An वेक्टर बराबर हो गया An और B कैप। तो तुम्हारा Pa वेक्टर क्या हो गया बताओ, मॉड A माइनस P हो गया। और An क्या हो गया बताओ, प्रोजेक्शन हम पहले से निकाल चुके P माइनस A डॉट B कैप और एक B कैप। और तो ये तुम्हारा Pn पता चल गया। तो अगर हमें Pn पता चल गया तो वेक्टर Pn का जो मॉड हो जाएगा वो Pn हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो मॉड हो जाएगा Pn बराबर मॉड वेक्टर Pn, यानी इसका मॉड। तो इस तरीके से भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। चलो अब
परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हमें पता चल गया, हम एक और तरीका है, हम इस पॉइंट n का कोऑर्डिनेट निकाल लें। पॉइंट n का अगर हमें कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। तो हम ये निकाल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ